कल बिफोर पर चर्चा चल रही थी। बिफोर का प्रयोग प्रायः पहले के अर्थ में किया जाता है। स्थिति बताना हो तो, टाइम बताना हो तो, क्रम बताना हो तो, किसी भी परिस्थिति में बिफोर का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी सामने के लिए भी बिफोर का प्रयोग किया जाता है, सामने की स्थिति प्रकट करने के लिए। जैसे मैं तुम्हारे सामने खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग बिफोर यू। जैसे द क्रिमिनल वाज स्टैंडिंग बिफोर द जज। तो क्या है, यहाँ के सामने के अर्थ में भी बिफोर का प्रयोग होता है। एगो और बिफोर में बस इतना ही फर्क है कि एगो पास्ट प्रकट करता है और बिफोर प्रेजेंट भी प्रकट करता है। परफेक्ट में इसको ज़्यादा यूज किया जाता है। यह प्रीपोजिशन भी होता है, यह कंजंक्शन भी होता है। अब बात आती है सिंस की। तो सिंस का प्रयोग होता है तब से अब तक। सिंस का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तब से अब तक। और तब से अब तक के बीच के अर्थ में परफेक्ट टेंस क्लियर करता है। मतलब यह स्पष्ट है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही लेफ्ट स्कूल इन 1906। I have not seen him since I have not seen him। जैसे कि आप देख सकते हैं, he left school 2006। I have not seen him since। I have not seen him since। यहाँ कामा का प्रयोग किया गया, इसकी जगह पर इस सिंस का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि he left school in 2006 since I have not seen him। ऐसे इसको भी किया जा सकता है। क्लियर है? अब बात आती है ईवर सिंस की बात। तो ईवर सिंस का प्रयोग भी लगभग उसी सेंस में किया जा सकता है। ईवर सिंस एक एडवर्ब है जो अभी तक की स्थिति का बात प्रकट करता है। माई ब्रदर इन लॉ वेंट टू मुंबई इन 2013 and has lived there ever since। has not come from there ever since मतलब अभी तक भी नहीं आए। इस संदर्भ में इसका हम प्रयोग करते हैं। अब आती है बात समटाइम की। समटाइम का प्रयोग कभी कभी के अर्थ में किया जाता है। यह एडवर्ब के रूप में होता है। जैसे समटाइम्स माय फादर गेट्स एंग्री। कभी कभी मेरे पिताजी नाराज होते हैं। समटाइम्स माय फादर गेट्स एंग्री। अब समटाइम्स होता है, ध्यान रखें, समटाइम नहीं होता है, समटाइम्स होता है। अच्छा, समटाइम का प्रयोग कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए किया जाता है, जबकि समटाइम्स मतलब कभी कभी के अंतर्गत आता है। ऑफ कोर्स। अब अगला नंबर आता है ऑफ कोर्स का। ऑफ कोर्स का प्रयोग समुचित, सचमुच, निसंदेह, वास्तव में, वस्तुतः, अवश्यमेव आदि हिंदियों के लिए किया जाता है। जब एक एक्शन के फलस्वरूप कोई दूसरा एक्शन हो तब हम क्या प्रयोग करते हैं? ऑफ कोर्स का प्रयोग करते हैं। जैसे हिज फादर डाइड, ऑफ कोर्स ही इज सॉरी। मतलब निसंदेह, अवश्यंभावी, ऑफ कोर्स का अर्थ निकलता है। अब बात आती है हार्ड की। हार्ड मतलब कठोर होता है। हार्ड मतलब पूरी संपूर्ण ताकत के साथ के लिए भी हम हार्ड का प्रयोग करते हैं। पूरी शक्ति या उत्साह के साथ के लिए भी हम
हार्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई ट्राइड हार्ड टू सक्सीड, आई ट्राइड हार्ड टू सक्सीड। इसमें क्या है, पूरी ताकत से, सफलता के लिए मैंने पूरी ताकत से प्रयास किया। आई ट्राइड हार्ड टू सक्सीड। मतलब क्या है, यहां हार्ड का अर्थ कठोर नहीं है, पूरी एनर्जी से, पूरी ताकत से। हार्ड का प्रयोग सख्त और कठोर के लिए, ठोस के लिए तो होता ही है, ये तो मैंने पहले ही शुरू में बताया, तब यह एडजेक्टिव होता है। और जब हमको ये चीज बताना होगा तब पूरी ताकत से, तो वर्ब के तुरंत बाद प्रयोग करना होगा। लेकिन जब हमको ये बताना होगा कि कठोर है तो एडजेक्टिव रूप में होता है, और यह प्रेडिकेटिव यूज में भी आता है, एट्रीब्यूटिव यूज में भी आता है। मतलब स्पष्ट है कि वो नाउन के साथ भी आता है और प्रेडिकेट पार्ट में भी प्रयोग होता है। जैसे माई मदर इज हार्ड, अनदर हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस। यहाँ देख ले, हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस। यहाँ क्या है कि हार्ड वर्क के साथ आया, जो कि एक एट्रीब्यूटिव यूज है, और प्रेडिकेटिव यूज में करना होगा कि द मेटल इज हार्ड, द मेटल इज हार्ड। अब यहाँ क्या हो गया, कठोर। बात अब आती है हार्डली की। हार्ड से और हार्डली से कोई संबंध नहीं है। हार्डली का मतलब होता है बड़े मुश्किल से, कदाचित, शायद के अर्थ में भी, शायद ही कभी, इस संदर्भ में भी हम प्रयोग करते हैं। माई मदर इज हार्डली 50, बड़ी मुश्किल से, बमुश्किल 50 की हूं। उसी तरह यू कैन हार्डली एक्सपेक्ट मी टू लैंड यू मनी अगेन। यहाँ हार्डली का मतलब कठोर से नहीं है, या हार्डली का मतलब किसी पूरी एनर्जी या ताकत से किए गए कार्य के लिए नहीं है, मुश्किल से और संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। नोट करते जाएंगे इसको, अपने नोट्स पर तैयार करते जाएंगे। अब बात आती है फेयर और फेयरली की। फेयर, FAIR, फेयर का मतलब साफ सुथरा, अच्छे ढंग से, उसके लिए फेयर का प्रयोग होता है। लेकिन फेयरली का अर्थ क्या होता है, सामान्य मात्रा में, न ज्यादा न कम, उसको फेयरली कहते हैं। फेयर मतलब अच्छा, और फेयरली मतलब सामान्य मात्रा में, सामान्य गुण में, सामान्य अर्थ में, मतलब इस तरह से फेयरली का प्रयोग किया जाता है। जैसे द मैन इज फेयरली वेल, द मैन इज फेयरली वेल। इसमें क्या है, आपने देखा कि आदमी ठीक ठाक है। आदमी क्या है, अच्छा है, जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा आदमी है, इसलिए वहां फेयरली का प्रयोग किया गया। द मैन इज फेयरली वेल। नाउ अब बात आती है रेदर की। जैसे रेदर का प्रयोग सामान्य मात्रा में, न ज्यादा न कम के अर्थ में ही किया जाता है। जैसे कि आपने फेयरली का प्रयोग किया, ही वाज रेदर वेल, वह अपेक्षाकृत ठीक है। शी इज रेदर इल, वह सामान्य रूप से बीमार लगती है। मतलब इस तरह के अर्थ में, मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन उस फर्क को भी क्लियर कर दिया जाता है कि फेयरली के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन रेदर के बाद टू का प्रयोग। तीन बातें ध्यान रखेंगे। ऑफ फेयरली लवली गर्ल, ऑफ फेयरली लवली गर्ल, यहाँ ध्यान दें। यहाँ देखें, और फेयरली टू वाइज और रेदर लवली गर्ल, गलत होगा। यहाँ रेदर, जब हम फेयरली की जगह पर रेदर का प्रयोग करते हैं यहाँ, तो गलत होगा। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। लेकिन जब हम यहाँ रेदर का प्रयोग करेंगे फेयरली की जगह पर, तो क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरह जैसे एक वाक्य है, फेयरली टू वाइज, फेयरली टू वाइज, ये रॉन्ग होगा। हम यहाँ कर दें फेयरली के साथ कोई सेंटेंस, सी इज, जैसे हम ले लें, सी इज फेयरली
टू वाइज, तो ये गलत होगा, इसके साथ टू असंभव है। हाँ, इसको हमको लिखना होगा तो इसको हटा देना होगा, शी इज फेयरली वाइज। लेकिन हमको रेदर के साथ हम नेगेटिव गुणों के लिए ले सकते हैं, यानी हम इसको ऐसे कर सकते हैं, रेदर टू अनवाइज, हम ऐसे ले सकते हैं, या रेदर अनवाइज, दोनों संदर्भ में खाली रेदर अनवाइज भी हो सकता है। तो मतलब ये क्लियर हो गया कि टू का प्रयोग फेयरली के साथ नहीं होता है, टू का प्रयोग रेदर के साथ होता है। रेदर अनप्लीजेंट के लिए होता है, जबकि फेयरली का प्रयोग प्लीजेंट के लिए, वांछनीय के लिए हम फेयरली का प्रयोग करेंगे और अवांछनीय के लिए हम रेदर का प्रयोग करेंगे, जो न ज्यादा न कम के अर्थ में दोनों का अर्थ होता है। तीसरी बात, फेयरली का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले हो सकता है या इसके पहले एक का प्रयोग हो सकता है, लेकिन रेदर के साथ एडजेक्टिव और नाउन हो तो इसके पहले एक का प्रयोग नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, यानी आर्टिकल इसके पहले नहीं आ सकता। चलिए, जैसे अ रेदर डिफिकल्ट प्रॉब्लम, अ रेदर डिफिकल्ट प्रॉब्लम, फिर अ फेयरली डिफिकल्ट प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि फिर से एक बार हम आपको संदर्भ दे दें कि यहाँ फेयरली के पहले अ का प्रयोग गलत होगा, लेकिन रेदर के पहले अ का प्रयोग सही होगा, क्योंकि यहाँ जब डिफिकल्ट प्रॉब्लम की बात करता है तो वह नेगेटिव, वह अवांछनीय गुणों की बात करता है। अब आइए लेट का प्रयोग। लेट समय के लिए प्रयोग होता है, जो नियत समय के बाद उसका अर्थ आता है, यानी जो समय निर्धारित था उसके बाद जब कोई कार्य होता है तो उसको लेट कहते हैं, आफ्टर द यूजुअल टाइम। राजधानी एक्सप्रेस केम लेट। पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हैं, कम्स लेट, फ्यूचर में भी कर सकते हैं, विल कम लेट, मतलब ये तीनों टेंस में इसका प्रयोग। लेट एट नाइट का प्रयोग, ना कि लेट नाइट तथा लेट इन द नाइट। हमको नाइट के साथ यदि लेट का प्रयोग करना हो तो लेट एट नाइट करेंगे, लेट इन द नाइट नहीं। चल, तो लेट का प्रयोग देर से और अंत में, आखिर में हाल का भी प्रयोग होता है। द ताज एक्सप्रेस इज लेट बाय 10 मिनट, मतलब देर है। ही मीट हर इन द लेट आफ्टरनून, जैसे ही मेट हर लेट इन द आफ्टरनून, या इन द लेट आफ्टरनून भी कर सकते हैं, इन द लेट आफ्टरनून। क्या है कि ये क्लियर हो गया कि लेट का प्रयोग इस संदर्भ में भी किया जा सकता है, जो किसी एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता हो। आफ्टरनून, इवनिंग, मॉर्निंग, कोई टाइम का हम प्रयोग कर सकते हैं। लेट का प्रयोग पिछला, फार्मर और के अर्थ में भी किया जा सकता है, जैसे कोई मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी वाज द लेट प्राइम मिनिस्टर, यानी पूर्व प्रधानमंत्री। क्या कहेंगे? पूर्व प्रधानमंत्री को हम क्या कहेंगे? लेट प्राइम मिनिस्टर। पूर्व के संदर्भ में भी लेट का प्रयोग किया जाता है। लेट का प्रयोग लेटली का प्रयोग नहीं होता, मतलब हम लेट की जगह लेटली का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। लेटली का प्रयोग कब करते हैं, इसको ध्यान में रखने के लिए आप ध्यान दें, लेटली का प्रयोग इन रिसेंट टाइम के लिए, तत्काल समय के लिए लेटली का प्रयोग होता है, और इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इंट्रोगेटिव तथा नेगेटिव सेंटेंस में होता है। ध्यान रखें, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के लिए होता है। जैसे हैव यू सीन द फिल्म लेटली, हैव यू सीन द फिल्म लेटली,
मतलब हाल ही में आपने क्या आपने हाल ही में फिल्म देखा है, तो मतलब तुरंत की बात करता है तो लेटली का प्रयोग होता है। नो आई हैव नॉट सीन द फिल्म लेटली। निगेटिव में इसका अर्थ होगा, अफर्मेटिव में लेटली का प्रयोग नहीं होता है, करना भी गलत है। अब बात आती है रिसेंटली की। रिसेंटली का प्रयोग बहुत थोड़े समय पूर्व का या हाल ही के लिए, जैसे लेटली तो तुरंत तुरंत की बात है, लेकिन इसमें क्या है कि रिसेंटली मतलब अभी अभी तुरंत की बात इसमें भी की जाती है, हाल ही में। और इसका प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में होता है। हमको हाल ही में लेटली के लिए प्रयोग करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, और पास्ट टेंस में हम हाल ही में के लिए रिसेंटली का प्रयोग करते हैं। जैसे इसको हमको ध्यान में रखना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में हम रिसेंटली का प्रयोग कर सकते हैं। हैव यू विजिटेड द ताजमहल रिसेंटली? हैव यू विजिटेड द ताजमहल रिसेंटली, इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर उसी तरह रिसेंटली समवन टोल्ड मी दैट, ध्यान दें, रिसेंटली समवन टोल्ड मी दैट, पास्ट इंडेफिनिट। क्या बोला आगे कि दैट द फायर वाज कॉज्ड बाय अ सिगरेट, दैट द फायर वाज कॉज्ड बाय अ सिगरेट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नोट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेटली तथा रिसेंटली का प्रयोग एक दूसरे के बदले होता है, लेकिन सिंपल पास्ट में रिसेंटली का प्रयोग होता है, न कि लेटली का। ये बात नोटिस किया जाना चाहिए। अब बात आती है ऑलरेडी की। तो ऑलरेडी का प्रयोग बहुत ही साधारण तरीके से समझा जा सकता है कि इसका प्रयोग पहले ही के अर्थ में किया जाता है। ऑलरेडी का मतलब पहले ही, और यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होता है। यह वर्ब के साथ, सहायक क्रियाओं के साथ प्रयोग होता है, मेन वर्ब के पहले आता है। ध्यान रखें, जैसे he has already learned the lesson, he has already learned the lesson। क्या है, यहां आपने देखा कि लर्न क्रिया की तीसरी अवस्था के बाद आप पहले ही ऑलरेडी का प्रयोग हुआ, जो मुख्य क्रिया के सहायक क्रिया के बाद आता है। दोनों के बीच ऑलरेडी आता है, जिसका अर्थ होता है पहले ही, जिसने पहले ही अपना लेसन याद कर दिया। चलिए, नॉट प्लस ऑलरेडी का प्रयोग नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब नॉट का प्रयोग हो तो ऑलरेडी का प्रयोग बाद में चला जाता है, येट का प्रयोग बाद में चला जाता है। या हम ऑलरेडी के बजाय येट का ही प्रयोग करें ना, अभी तक की बात करते हैं। जैसे द न्यू शॉप हैज नॉट बीन ओपनड ऑलरेडी, गलत होगा ना, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, द न्यू शॉप हैज नॉट बीन ओपनड येट। ये ध्यान रखें, नेगेटिव में प्राय नॉट का प्रयोग हो तो ऑलरेडी का प्रयोग नहीं, येट का प्रयोग करना चाहिए। ऑलरेडी दो अलग अलग शब्द हों तो ये मतलब पूर्णतः तैयार होने से इसका अर्थ होता है, इसका मतलब पहले से नहीं होता है। ऑलरेडी मतलब एक ऐसे भी होता है ऑलरेडी, तो ये इसका मतलब इस ऑलरेडी से इसका कोई मतलब नहीं रहता है, इस ऑलरेडी से इसका कोई मतलब नहीं, ये पूर्णतः तैयार होने से है। आई एम ऑल रेडी मतलब मैं पूरी तरह तैयार हूँ। आर यू ऑल रेडी, क्या तुम तैयार हो, ये मतलब है। स्टूडेंट्स, और जहाँ तक की बात है, ऑलमोस्ट का प्रयोग लगभग या करीब करीब के अर्थ में किया जाता है, और इसका प्रयोग प्राय किसी भी टेंस में किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसे हम प्रेजेंट टेंस में ही प्रयोग करते हैं। नीलू हैज ऑलमोस्ट फिनिश हर वर्क, नीलू हैज ऑलमोस्ट फिनिश यानी करीब करीब अपना काम पूरा कर चुकी है, तो हमको इस संदर्भ में ऑलमोस्ट का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग निगेटिव वर्ब के साथ भी होता है, न कि हार्डली। जैसे हमको करीब करीब की बात करना हो तो हार्डली, बमुश्किल की बात करना हो तो हार्डली का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आई वॉज फीलिंग सो टायर्ड दैट आई ऑलमोस्ट डिडंट कम, आई ऑलमोस्ट डिडंट कम। अब यहाँ कोई प्रयोग करता है कि आई ऑलमोस्ट हार्डली
डिडंट कम या आई ऑलमोस्ट के बजाय आई हार्डली डिडंट कम करता है तो गलत करता है। मतलब साफ है, नॉट या नेगेटिव हो तो हार्डली का प्रयोग क्या कर सकते हैं, ऑलमोस्ट का प्रयोग करें, न कि हार्डली करें। चलें, आज का लेसन फिनिश होता है, फिर हम लोग मिलेंगे कल नई बातों के साथ।